अपनी डिजिटल कैपिंग के साथ स्वागत कर सकते हैं और मैं बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लूंगी और आप सबके बीच बाधा भी नहीं बनूंगी और सर को ही डायरेक्ट इनवाइट करते हैं। तो आज हमारे बीच मास्टर ऑफ द सिस्टम आदरणीय रिस्पेक्टेड केसी छाबड़ा सर आए, उनका वार्म वेलकम करते हैं हम सब लोग। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम है, आपका स्वागत है सर। अनम्यूट है जी सर, आपको होस्ट है सर, आपका माइक ऑफ है। ओके 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 ओके, थैंक यू। तो मैं चाहता हूँ कि आज कुछ आप लोगों के दिमाग में कुछ हलचल पैदा की जाए और कुछ मतलब बदलाव हो, कुछ सही दिशा में आगे बढ़े, सही चीजों को समझे और कुछ बड़ी प्लानिंग के साथ हम लोग आगे काम करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस मिशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, उस पर हमें कैसे काम करना चाहिए इसके ऊपर बातचीत करूंगा। 24 साल की हमारी यात्रा आज पूरी हो चुकी है और 24 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, बहुत बड़ा वक्त होता है। मतलब होने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट होने जा रहे हैं। और मैं क्योंकि इस परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उसके नाते मेरे पास जो कॉन्फिडेंस लेवल है या मेरे पास जो जानकारी का खजाना है वो 24 साल से कई गुना ज्यादा है। ताकि हम कोई काम करते हैं तो उसपे हम किस तरह से भरोसा करें, किस तरह से हम उस पर निर्णय करें, ये हमारे लिए आसान हो जाता है जब आपको उसकी पूरी जानकारी होती है। और जैसा कि आप पीछे एक स्क्रीन जो बैनर देख रहे हैं, जो हम सब लोग आजकल जो है ये बात को बताना चाहते हैं इस दुनिया को कि हम लोग कुछ एक अलग काम करने वाले लोग हैं, बहुत डिफरेंट काम करने वाले लोग हैं। तो इसी तरह की कुछ चर्चा के बीच में आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपनी स्लाइड आपके बीच में ला रहा हूँ। एक मिनट का मुझे वक्त दीजिए आप, एक मिनट। और अब स्क्रीन, क्योंकि ये तो वही स्क्रीन है इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और हम बार बार इस चीज का एहसास कराना चाहते हैं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज कुछ छोटी छोटी बातों से मैं इस मकसद को थोड़ा अपने तरीके से डिस्क्राइब करूंगा। देखिए यहाँ पे इस मकसद में जो बहुत सारी चीजें हैं जिसको बताने की बजाय अगर यहाँ पे हमने 3 बड़ी बातें जो है इनको अगर मैं आपको मेरे नजरिए से आपको शेयर करूँ। सबसे पहला है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा एक व्यक्ति हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, चाहता है, बट चाहता है और होता है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब हम अगर आंकड़ों को उठा के देखें तो दिनों दिन हमारे घर में जो स्वास्थ्य के लिए जो बजट है वो बहुत ज्यादा चला जाता है, मतलब सारी हमारी इनकम का एक बहुत बड़ा सिरवा चला जाता है और ये एक इंडस्ट्री बनती जा रही है बाकी लोगों के लिए। जो अब मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। देखिए हम लोग अपने घर में कपड़े खरीदते हैं क्योंकि हमें जरूरत होती है, कपड़े खरीदने पड़ते हैं, हम घर में खाने पीने की चीजें लेके आते हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता होती है, जरूरी है। और अगर कोई आदमी ज्यादा कैपेबल है वो ज्यादा खरीद लेता है, ज्यादा इच्छाएं होती है ज्यादा पूरी करता है, कोई कम कैपेबल है कम खरीदता है, लेकिन खरीदारी सबको करनी पड़ती है। कपड़े, जूते, खाने पीने की चीजें, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, घर के सामान, फ्रिज, एक्सेसरी, इलेक्ट्रॉनिक, सब चीजें। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसकी खरीदने की इच्छा किसी की भी नहीं होती है, वो है दवाइयाँ। तो कोई ये नहीं कहता कि सर मेरा तो दवाई खरीदने का बड़ा मूड कर रहा है आजकल, चलो। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी परिवार में किसी ने कहा कि चलो शॉपिंग करके आते हैं, बोले कहाँ चलते हैं, कुछ दवाई ले आते हैं। ऐसा नहीं होता। हम चाहे हमारे आसपास में कोई कितना भी बढ़िया मेडिकल स्टोर हो जाए, कितना भी करीबी व्यक्ति का हो, हमारा बिल्कुल मन नहीं करता कि हम कुछ भी चीज वहां से खरीद के लाए। हम जिस नजदीक के हॉस्पिटल में है, हमारा मन कभी नहीं करता कि वहां से उसके अंदर जाने का हमें कोई मौका मिले, चाहे वो 5 स्टार होटल जैसा ही क्यों नहीं बन गया हो, डॉक्टर साहब कितने भी अच्छे इंसान क्यों नहीं हो, हमारा उनसे मिलने का बिल्कुल मन नहीं करता। यानी एक तरह से ये इंडस्ट्री वो है जिसकी साइज 0 होनी चाहिए। ये इंडस्ट्री होनी ही नहीं चाहिए। ये तो एक तरह से जबरदस्ती बनी हुई इंडस्ट्री है और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी तो हमारी अपनी लापरवाही है और कहीं ना कहीं हाँ हमारी अपनी लापरवाही, हम अपनी खुद की देखभाल ठीक से नहीं कर पाते हैं, ठीक से ख्याल नहीं रखते, ठीक अवेयर नहीं है, हमें एहसास नहीं, हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। और उन गलतियों की वजह से हम सब लोग जो है कहीं ना कहीं अपने शरीर को बीमार कर लेते हैं। उस शरीर को जो मतलब आपके पास एक तरह से कहते हैं ना, ऊपर वाले ने आपको एक तोहफे में दिया हुआ है कि भैया तू इस शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश करके और इस जीवन को बिताओ। एक तरह से शरीर तो आपको रेंटेड प्रॉपर्टी आपकी ना, आपका अपना है नहीं, और उसको ख्याल रखना था, आपने ख्याल रखते नहीं, हम लापरवाह हो जाते हैं। इस वजह से हम लोग बीमारी का बहुत बड़ा ग्राफ देखते हैं, बहुत बड़ा। और एक आश्चर्यजनक बात है कि अभी भारत में लगभग 8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। 8 लाख करोड़ का कारोबार होता है हेल्थ इंडस्ट्री का, जो होना ही नहीं चाहिए। मतलब बिल्कुल 0 होना चाहिए, वो 8 लाख करोड़ का है। अगर मैं बाकी चीजों को कंपेयर करूंगा तो शायद फुटवेयर इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, गारमेंट्स उतना बड़ा नहीं है, टेक्सटाइल इतना बड़ा नहीं है ना? लेकिन हेल्थ उसके बावजूद इतना बड़ा है। बहुत सारे आंकड़े हैं, मैं अभी आपके बीच में बातचीत करूंगा तो शायद पूरी रात निकल जाएगी।
लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात मैं बताए बिना रहना नहीं चाहता कि एक भारत का जो एक आम नागरिक है, आम नागरिक यानी कि जिसका इनकम ब्रैकेट यानी जो उनकी कमाई होती है, वो कमाई अगर महीने में 20-22 हज़ार रुपए पर मंथ तक होती है, यानी कि कम से लेके 20-22 हज़ार रुपए पर मंथ तक इनकम होती है। इस तरह की जो भारत की आबादी है, जिसका जो एक रेशो है, वो लगभग 80% आबादी है। वो 80% आबादी अपने जिंदगी में पूरे जीवन में जो मेहनत करते हैं, 40% से ज्यादा पैसा उनको अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए डॉक्टरों को फीस और दवाई के रूप में खर्च करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, आखिर ये हो क्या रहा है। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर यहाँ पे जो जो एक सोच है, जो यहाँ पे कार्यनीति है, जो यहाँ पे योजना है, जो यहाँ पे सारी सब चीजें काम करती है, तो हो सकता है कभी छोटी सी मीटिंग में इस बात को शायद उतनी वजनदार तरीके से नहीं समझ पाए, लेकिन बात बहुत बड़ी है। इसीलिए जो यहाँ टाइटल दिया गया ना, नए भारत का निर्माण, मतलब ये वास्तव में बात सही है कि ये वाकई कुछ इस तरह की योजना है जिसमें हम बहुत बड़े बदलाव को देखना चाहते हैं, मतलब बहुत बड़े बदलाव को हम लोग देखना चाहते हैं, इसी उद्देश्य के साथ काम किया गया। लेकिन ये नए भारत का निर्माण कब हो पाएगा, जब आप सब लोग इसकी गहराई को समझेंगे, है ना, इसकी मतलब पूरे मूल उद्देश्य को समझेंगे और घर घर तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, तो वाकई ये बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत डिटेल में तो मैं बता भी नहीं रहा हूँ, बहुत सारी डिटेल में बातचीत करने की तो खैर यहाँ पे जरूरत भी नहीं मुझे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब ये बात कही जा रही है कि स्वास्थ्य रक्षा के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है, तो पीछे किस तरह की आपकी जीवन शैली होनी चाहिए, क्या आपकी हैबिट्स होनी चाहिए, क्या आपको अपने डाइट प्लान में शामिल चीजों को करना चाहिए, किस तरह से और लोगों को आपने अवेयर करना चाहिए, किस तरह से आप मतलब सही चीजों पे काम करें, ऐसे जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाए। और हम वो जो गेप है हमारे बीच में, गेप क्या गेप है कि आम आदमी वो कहते ना, हमारे को एक जो पिताजी दादाजी से आशीर्वाद मिलता था कि बेटा 100 साल जियो, अभी मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे दादाजी पिताजी का आशीर्वाद 100 साल वाला गायब हो गया। 100 साल तो आदमी कहते कि तो है ही नहीं, तो प्रैक्टिकली कर दिया है, अब सूट ही नहीं करती बात है। तो हम लोग वास्तव में 100 साल वाला आशीर्वाद वापस से देख पाए, है ना, मतलब पिताजी दादाजी आप लोग कभी अपने बच्चों को परिवार को 100 साल का आशीर्वाद दे पाए, ये एक बहुत बड़ा मिशन आपके सामने है। दूसरी बात, स्वावलंबन। स्वावलंबन कितना जरूरी है, इसको मैं थोड़ा सा आगे डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा सर। थोड़ा आंकड़ों के माध्यम से मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि भारत की स्थितियां क्या है और उसके लिए कितना जरूरी पहलू है। और तीसरा जो हमारा बड़ा मिशन है उसका है महिला सशक्तिकरण, और इसके ऊपर भी मैं थोड़ी चर्चा आगे इस आज के टॉपिक में करूंगा आपको, ताकि ये बाकी चीजों को मैं इस तरह से कवर करूंगा। चलिए हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ भारत के उस आंकड़ों को, जहाँ पे हमारी आम आदमी की लाइफस्टाइल कैसी है, वो क्या करता है और क्या जीवन शैली में कितनी अर्निंग करता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ग्राफ है, जिसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि लगभग 80% भारत की आबादी नॉन ग्रेजुएट है, उन्होंने स्कूलिंग की है, तो हो सकता है मिडिल क्लास पास हो सकता है वो प्राइमरी स्कूल पास हो सकता है वो उन्होंने बोर्ड कंप्लीट किया हो, लेकिन ग्रेजुएट किया तो ग्रेजुएट करने वाले लोगों का आंकड़ा बहुत कम है, और 80% लोगों ने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है, 20% ने किया है लगभग। तो अब अगर ग्रेजुएट नहीं किया है, तो इसको मैं आपको यहाँ क्यों शेयर करना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में आज हम 2024 के इस युग में जी रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो बिना नॉलेज बिना एजुकेशन के करना मुश्किल है, संभव नहीं। तो अगर हम पढ़े लिखे नहीं है, तो मतलब अगर बहुत बड़ी बात करूं तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में तो अगर आपको चौकीदार की नौकरी तक नहीं मिलेगा अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो ऐसी स्थिति में आम आदमी के पास एक जरूरी और मजबूरी हो जाती है कि छोटा काम करे, क्योंकि एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। अब आज कोई आदमी चाहे कि मैं 30 साल का हो गया हूँ, 35 का हो गया हूँ, 40 का हो गया हूँ, 50 का हो गया हूँ और आज मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, वो प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब क्योंकि उस वक्त जब निकल जाता है तो वो चीजें फिर बाद में पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वक्त जब किसी चीज का निकल जाता है तो बाद में उसको पूरा करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये बात एजुकेशन पे भी लागू होती है, ये बात आने वाले वक्त में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके कामकाज आपकी कार्यशैली पे भी लागू होती है कि अगर आपने किसी काम को वक्त पे पूरा नहीं किया तो बाद में उसको पूरा करना आपके लिए बड़ी मुश्किल भरा समय हो जाता है। दूसरा आंकड़ा मैं आपको बीच में शेयर कर दूं कि भारत की जो आबादी है वो गांव में रहती है, वो लगभग 69% आबादी हमारी गांव में अपने जीवन व्यतीत करती है, गांव में रहती है। इसका मतलब उनके पास बहुत सारी साधन सुविधाएं नहीं है, बहुत सारी जानकारियां नहीं है, बहुत सारा नॉलेज नहीं है वैसा जिसपे कुछ काम कर पाए। और तीसरी बात है कि लगभग 90% आबादी वो है जिनकी इनकम जो है, परिवार की इनकम 18,000 रुपए पर मंथ से कम है। ये यहाँ आप हम पूरे भारत को इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे लोग रहते कहाँ पे हैं, एजुकेशन लेवल क्या है और इनकम लेवल क्या है। ऐसे में अब देखते हैं कि कामकाज का स्थिति क्या है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो भारत की जो 73% पॉपुलेशन है उनको आज की आज एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, जरूरतें बढ़ती जा रही है, इच्छाएं हैं, परिवार है, समाज है, सब कुछ है, लेकिन इनकम अपर्याप्त है, बहुत इनसफिशिएंट इनकम है और ये मुश्किलों भरा दौर आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। मुश्किलें घटेगी नहीं, मुश्किलें बढ़ती जाएगी।
तो एक्स्ट्रा इनकम चाहिए ही चाहिए। यानी उनको अपना जो भी काम करते हैं, चाहे वो खेती करते हैं, दुकान चलाते हैं या वो जॉब करते हैं, उनको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, क्योंकि उनकी जो भी अर्निंग है वो उनके परिवार में बहुत सारी चीजों में उनको समझौता करना पड़ रहा है। और ऐसे में कल कोई अगर मुसीबत आ जाए, कोई विपदा आ जाए, तो वो फिर उनके लिए पहाड़ जैसा काम हो जाता है। 18% आबादी वो है जिसको मैं कहता हूँ कि उनके पास एक बेसिक इनकम है। बेसिक का मतलब ठीक ठाक इनकम है। ये इनकम ब्रैकेट वो है जो 20,000 से लेके और 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम का ब्रैकेट है, जिसको मैं बहुत लग्जरी नहीं कह सकता, ठीक ठाक कह सकता हूँ। यहाँ पे ठीक ठाक काम चलता है। और 9% आबादी को है जो जो अपनी इनकम से अपनी लाइफस्टाइल चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पे है। कहीं ना कहीं वो कहते हैं मेरा अपना काम चल रहा है, या तो जितनी इनकम है उसमें वो संतुष्ट है, और या फिर वो ऐसी इनकम में है जहाँ पे वो अपनी इच्छाएं जैसे चाहे पूरी कर सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं 140-45 करोड़ की आबादी भारत की, और उसका अगर 73% अगर आबादी के पास अगर इनकम का कोई ना कोई साधन चाहिए ही चाहिए, और जिसमें मैंने भी आपको जो बताया कि भारत में आम आदमी रहते ही गाँव में रहेगा तो करेगा क्या? तो न इनकम का साधन पर्याप्त है, न एजुकेशन इनकम्प्लीट, मतलब एजुकेशन भी इनकम्प्लीट है, तो करे क्या? ऐसे में हमारे पास जो ये मिशन है, जो आपको आरसीएम जो तरीका देता है, जिसके स्वावलंबन की अगर बात करते हैं, यानी अगर मैं पूरे ओवरऑल इस थ्योरी को इस तरह से कंक्लूड करता हूं, तो ऐसा कोई काम चाहिए जो कोई भी आदमी चाहे शहर में रहता हो, चाहे गांव में रहता हो, कहीं से भी वो कर ले। ऐसा कोई तरीका चाहिए जिसमें पूंजी लगानी नहीं पड़े, क्योंकि पूंजी तो है नहीं। अगर है तो ऐसी नहीं है कि जिससे कुछ काम किया जा सके, यानी लगभग बिना पूंजी के कोई काम शुरू हो जाए। ऐसा कोई तरीका चाहिए जिसको हर कोई कर ले, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया 80% आबादी तो नॉन ग्रेजुएट है, तो कोई भी कर ले। काम ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी तरह की रिस्क ना हो, क्योंकि रिस्क उठाने की कैपेसिटी नहीं है। भाई रिस्क कौन ले सकता है? जिसके पास कुछ हो। तो यहाँ पे तो रिस्क उठाने की भारत के आम आदमी की कैपेसिटी नहीं है। और ऐसा तरीका जो मुश्किल से मुश्किल हालात, क्योंकि मुश्किलें कब किस रूप में कब आ जाती है हम कुछ कह नहीं सकते, तो मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी कोई भी काम चलने की गारंटी हो, अश्योरेंस है कि चल ही जाएगा, मैं जो करूंगा उसमें असफल नहीं होगा, फेल नहीं होगा, मैं हो ही जाएगा, मैं कर लूंगा। अगर इन 5 बातों को आप भारत के तमाम तरह के अपॉर्चुनिटी, तमाम तरह के कामकाज, तमाम तरह की नौकरियां, तमाम तरह के सरकारी काम में इनको फिट करके देखोगे, तो ये आंकड़े फिट नहीं बैठते। और अगर आपको इसका आंसर मिलेगा तो सिर्फ एक जगह मिलेगा कि ये सारी चीजें सिर्फ एक ही तरह से पूरी हो सकती है, वो है आरसीएम। और मैं भाग्यशाली हूँ कि हम लोगों को एक ऐसा मौका मिला है जहाँ पे हम इस मिशन पे काम करते हैं, और हमारे माध्यम से हम कई लोगों के पास जा पाते हैं, हम लोगों को एक दिशा दे पाते हैं। और कई बार मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं ये चुनाव किया है और एक भाग्यशाली पुण्य होने का मौका मिला है। मॉडल क्या है आरसीएम का, जिसको वैसे तो काफी लोग जानते हैं, फिर भी मैं छोटी सी एक स्लाइड में आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि कंपनी है, और ये कंपनी के डिलीवरी सेंटर जो 11,000 से ज्यादा की तादाद में आज लगभग काम करते हैं। अगर मैं मतलब नॉर्मली किसी से बात करता हूँ कि कंपनी के 11,000 आउटलेट है, तो वो ऊपर से लेके नीचे तक घूर घूर के देखने लगता है। 11,000, मतलब वो विश्वास नहीं करता, मतलब कि गलती से आपने 1100 की जगह या 110 की जगह आपने गलती से 11,000 तो नहीं बोल दी जोश में आके, है ना? मैंने कहा नहीं सर 11,000। वो ये यकीन करना ही मुश्किल है कि किसी एक कंपनी के 11,000 से ज्यादा आउटलेट काम करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में विश्व कीर्तिमान है। हाँ, अब आप सोचिए यार 11,000 आउटलेट तो बहुत सारी कंपनी के होते हैं, बहुत सारे बड़े ब्रांड हर जगह मिलते हैं, लेकिन बिना विज्ञापन के, बिना पब्लिसिटी के, बिना एडवर्टाइजिंग के इतनी सारी दुकानें चलना, इतने सारे आउटलेट चलना, इतनी सारी जगह प्रोडक्ट्स बिकना, ये अपने आप में विश्व कीर्तिमान है ना? ऐसा बाकी पूरी दुनिया में और कोई है नहीं। और कहते हैं कि विज्ञापन के बिना तो सरकार की योजनाएं नहीं चल पाए। विज्ञापन के बिना सरकार विज्ञापन के बिना तो इंडियन ऑयल का शायद पेट्रोल बिकना बंद हो जाए, शायद बैंकों के खाते खुलना बंद हो जाए, चाहे वो एलआईसी की पॉलिसी चलना बंद हो जाए, और बड़े बड़े लोग, बड़े नामी गिरामी जो पहले से बड़े विद्वान है, बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल है जिनके पास, वो अपना कारोबार नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे आप सब लोगों के सामंजस्य, सहयोग और सपोर्ट की वजह से आज ये कंपनी का जो मिशन है वो बड़ा होता जा रहा है। हम विश्व कीर्तिमान तो बना ही चुके हैं, लेकिन आगे चल के हम शायद कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया कभी सोच ही नहीं पाए कि हमें इसका कोई मुकाबला करना पड़ेगा या करना चाहिए। आम आदमी एक एसोसिएट बायर बनता है, यानी हम लोग, आप लोग, कोई भी आदमी यहाँ पे बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे एसोसिएट बायर बनता है। और एसोसिएट बायर जब बनता है तो उसको एक आईडी, एक नंबर मिलता है उसको, जो एक यूनिक नंबर होता है। एक बार एक व्यक्ति को जो मिल जाता है वो यूनिक होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, चेंज हो भी नहीं सकता, वो बदल ही नहीं सकता। और एक अच्छी बात है कि वो नंबर कभी खराब नहीं होता, मतलब उससे जंग नहीं लगती है, वो एक्सपायर नहीं होता है, उसकी आग नहीं लग सकती। भूकंप भी आ जाए तो उस नंबर का कुछ नहीं बिगड़ सकता, बाहर आ जाए तो नंबर का कुछ नहीं हो सकता, चूहे उस नंबर को काट के नहीं खा सकते। तो कोई कहता है यार कि मेरा एक नंबर है, मेरा एक एसोसिएट बायर आईडी है 3633322211, तो कोई कहता है कि इसका 2 नंबर का चूहा काट के लेके नहीं काट सकता। इवन ये कुछ ऐसा है कि अगर वो जो एक आईडी आपके पास आ जाती है, एसोसिएट बायर आईडी, वो एक बार आपके पास आ गई है, तो अगर आप खुद भी दुनिया छोड़ के चले जाएं तभी वो आपके परिवार के लिए काम करती है, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसी आईडी जो अमर हो जाती है, सोचिए कि क्या कॉस्ट लगती होगी उस आईडी की। अगर मैं आपको ये बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली फ्री में मिलती है, यानी उसका कोई कॉस्ट है ही नहीं, कोई चार्ज है ही नहीं,
तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि भारत की एक ऐसी कंपनी, ऐसी योजना जो एक ऐसा काम करने जा रही है जिसको शायद करना बाकी किसी और के लिए संभव नहीं है। उपलब्धियों के नाम पे 11,000 से ज्यादा स्टोर काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट की बहुत अटूट श्रृंखला है और उसकी आईडी आपको एकदम एब्सोल्युटली फ्री में मिल जाती है, एकदम एब्सोल्युटली फ्री मिल जाती है। हाँ, ये एक अलग बात है कि कभी-कभी जो चीजें फ्री में मिल जाती है तो लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिस्टम नहीं है कि किसी से कुछ पैसा लिया जाए, इसलिए आपको बिल्कुल फ्री मिलती है। काम करने का बड़ा सिंपल सा मोड है। हम खरीदारी करते हैं, अपने घर की चीजें खरीदते हैं, हम चीजों को और लोगों के बीच में शेयर करते हैं और साथ-साथ में नेटवर्क बिल्डिंग पे काम करते हैं, टीम बनाते हैं और जब आप टीम बनाते हैं तो उस टीम के बनाने से आपको जो आपकी मेहनत से जो टीम बिल्ड हो रही है उसका आपको एक अर्निंग आना शुरू होती है और इस तरह से एक अर्निंग का मोड आपके लिए शुरू हो जाता है। तो आपकी अपनी खरीदारी तो आपको इनकम देती है, लेकिन धीरे-धीरे टीम जैसे-जैसे आपकी बड़ी हो जाती है, वैसे-वैसे आपकी इनकम का ग्राफ बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पे बढ़िया बहुत मजेदार बात क्या है कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी, अद्भुत कंपनी जो मार्केट में कहीं और किसी को शायद वो तरीके पे काम करने वाला कोई और मॉडल मिले नहीं, ऐसी कंपनी के साथ आप काम करते हैं, इस मिशन में शामिल होते हैं जिसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है। ऊपर से आपको मिलती है बहुत भरपूर मदद। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति बहुत सारी पूंजी लगा के अगर दुकान खोले, तब भी वो आदमी को खुद चलानी पड़ती है। यहाँ पे बिना पैसे लगा के आप काम शुरू करो और आपको मदद मिलती है। कैसे मदद मिलती है? सबसे पहली मदद मिलती है आपको उन तमाम आपके सीनियर साथियों से। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब शामिल होता है तो उसके कहीं न कहीं उसके बहुत सारे सीनियर होते हैं, जो सीनियर धीरे-धीरे लोगों को पता चलता है कि मेरे बहुत सारे सीनियर हैं, वो सब उनकी मदद करते हैं। यानी सारे लोग अब उनकी मदद करते हैं, उनको कामयाबी पे ले जाने के लिए उनकी पूरी मदद वो चाहे वो छोटे-छोटे स्तर पे काम करते हो, उनके लिए होम मीटिंग करना, उनके लिए लोगों से बात करना, उनको टाइम पे मोटिवेट करना, जीरो से लेके एकदम बिल्कुल कहते नहीं नया आदमी आता है, एकदम जीरो है, कुछ भी नहीं जानता है, तो उसको बिल्कुल एक-एक पल सिखाना और उसकी इनकम की ग्राफ को, उसकी लाइफ़स्टाइल को, उसकी उपलब्धि को चाहे कितने भी बड़े स्तर पे चला जाए, मदद का सिलसिला कभी बंद नहीं होता है। दूसरा मदद मिलती है आपको कंपनी से, कंपनी यानी आरसीएम से। आरसीएम लगातार मदद करता है, आपके लिए तरह-तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है। आपको क्या अच्छा लगता है, इसका ख्याल रखते हुए प्रोडक्ट्स बनाता है। आप कैसे काम कर पाते हो, आपके लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आपके लिए वो योजनाएँ बनाते हैं, आपको ट्रेनिंग और उसका सपोर्ट मिलता है, आपको जानकारियाँ मिलती है। आपको अगेन एंड अगेन एक तरह से यहाँ पे ये समझा जाता है कि भाई आप कोई भी काम करना चाहते हो, तो आपको एक शीर्ष तक कैसे पहुँचना है, बहुत ऊँचाई तक कैसे जाना है, वो तमाम जानकारियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पे एक भरपूर सपोर्ट है। और अगर मैं थोड़ा-सा इस तरह से बात कहूँ कि भई एक आदमी कहता है जी मैं तो बहुत बड़ा करना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ा करना चाहता हूँ तो बहुत बड़ा तो तभी किया जा सकता है जब कंपनी प्रोडक्ट्स बनाए आपके लिए। तो प्रोडक्ट बनाए तो इसका मतलब कोई ना कोई तो प्रोडक्ट बनाने की गारंटी चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी आपको मदद करती है, आप कितना भी बड़ा करना चाहते हो, आपके प्रोडक्ट्स की सप्लाई आपको बराबर मिलती रहती है। तीसरा सपोर्ट मिलता है आपको आपकी डाउनलाइन यानी जो आप टीम बनाते हो उससे। जो टीम बनती है वो धीरे-धीरे टीम बड़ी होती जाती है। टीम अपने लिए काम कर रही होती है, आपका काम अपने आप होने लगता है। यानी टीम तो खुद अपने लिए काम कर रही होती है। टीम इसलिए काम नहीं करती कि आपके और उसके बीच में कोई काम करने का कोई करार हो गया है, कि इतना काम करना पड़ेगा, इतने घंटे देने पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। टीम अपने लिए काम करती है और आपको उसका फायदा मिलता रहता है। और ये जो सिलसिला है ये असीमित मात्रा तक आपका चलता रहता है। चौथा आपको सपोर्ट मिलता है आपको हमारे ब्रांड वेंडर्स जो कि हमारे ब्रांड पार्टनर्स हैं, जिसमें हमारे पास न्यूट्रीचार्ज है जो कि बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, गामा ओरिजिनल है जिसका प्रोडक्ट्स बहुत लाजवाब है, हमारे पास गुड डॉट है, हमारे पास कीसोल है, हमारे पास फुटवेयर की रेंज है, हमारे पास तुलसी पेंट है, हमारे पास हरी संजीवनी है और एक्सेट्रा ऐसे जो भी हमारे ब्रांड पार्टनर्स हैं, तो वो सारे आपकी मदद करते हैं। आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपके अनुकूल चीजें बनाना, आपके अनुकूल प्रोडक्ट्स की प्राइस तय करना, आपके लिए उस सप्लाई का मैनेजमेंट को बड़ा करना, आपके अनुकूल लगातार ट्रेनिंग्स देना, आपके अनुकूल आपको प्रमोशन देना, आपको सपोर्ट करना, आपको सम्मानित करना, यानी वो तमाम काम करते हैं। भाई अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता है, उसका बैकग्राउंड जीरो है, वो यहाँ पे इस दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी के साथ काम की शुरुआत करता है, उसको इतनी मदद मिलती है तो कामयाबी एकदम निश्चित हो जाती है। थोड़ा बात करना चाहता हूँ मैं आपके बीच में, अगर कोई काम करता है ट्रेडिशनल तरीके से, तो ट्रेडिशनल बिज़नेस जो होते हैं, वो काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि ट्रेडिशनल में काम की शुरुआत होती है, तो आपको शुरुआत में बहुत जल्दी से इनकम आने लगती है। मान लीजिए किसी एक आदमी ने दुकान खोली है और 5 लाख रुपए लगा के दुकान की शुरुआत की, तो उसकी हो सकता है शुरुआत में ही महीने, 2 महीने, 3 महीने उसके पास 10, 15, 20,000, 30,000 रुपए की इनकम शुरू हो जाए। और ये इनकम चूँकि कहीं न कहीं उतार-चढ़ाव के बीच में काम करती है, चलती रहती है और ये इस तरह से ट्रेडिशनल तरीके काम करते हैं, फिर चाहे कोई आदमी दुकान चलाता है, फैक्ट्री चलाता है, डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, कोई नौकरी करता है, यानी ये कुछ सिलसिला इस तरह से चलता है। लेकिन एक वक़्त आता है जब आदमी रिटायर होता है। रिटायर होता है तो इनकम का ग्राफ बन जाता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ आपके बीच में इस मिशन की, ये इनकम के तरीके में क्या फ़र्क है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे आपको लाल कलर के 2 छोटे-छोटे डंडे आपको दिखाई देने लगे होंगे। तो ये वो ग्राफ है जहाँ पे आपको ये ज़ाहिर मैं करना चाहता हूँ कि हम मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा। तो मेहनत करनी पड़ेगी, शुरुआत में मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए। मेहनत क्यों नहीं करनी चाहिए? देखो कोई भी काम है, अगर आप ईमानदारी से कोई काम करना चाहते हो, तो काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी चाहिए। अच्छा मेहनत का मापदंड थोड़ा-सा अलग-अलग हो सकता है। मेहनत का मतलब है आप पॉज़िटिव रहें,
मतलब भाई मेहनत का मतलब ये नहीं कि कोई आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। आप मेहनत का मतलब आप पॉजिटिव रहें, मेहनत का मतलब आप पूरी दुनिया की कोई भी नकारात्मकता से आप बिल्कुल घबराएं नहीं। मेहनत का मतलब है आप टाइम मैनेज करें, मेहनत का मतलब आप प्राथमिकताएं तय करें, मेहनत का मतलब आप नॉलेज गेन करें, मेहनत का मतलब है सिस्टम के साथ जो इसकी जरूरी चीजें उसके ऊपर आप आगे बढ़ के हिस्सा लें। मेहनत का मतलब है जो लोग आपको बार बार आपको कहते हैं ना नेगेटिव की तरफ खींचते हैं, उसके साथ डट के मुकाबला करते हुए आपको अपने आगे बढ़ना है, उसके लिए आप काम करते रहेंगे। काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, अगर घबराएंगे नहीं तो आपका धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता है। ये थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि शुरुआती दौर है, थोड़ा वक्त लगता है, कम ज्यादा होते होते, लेकिन अगर आप अड़ी रहे, टिके रहते हैं तो आपका ग्राफ आगे बढ़ता है। और इस सिलसिला को छोटा नहीं, आज लाखों लोगों ने अपनी कहानियां लिखी है जहाँ पे वो लोग काम करके और ये कहते हैं इस मेहनत के ग्राफ में जहाँ पे वो अड़िग रह के जो कमिटमेंट के साथ में जो सीखा उन्होंने उससे आगे बढ़ के वो अपनी आज इनकम का साधन बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। और मैं अगर आपको कहूँ कि यहाँ पे अगर कोई भी सिस्टम के तरीके से काम करे, जो तरीका आपको मिलता है, जो बताया जाता है, तो यहाँ पे कामयाबी आपकी गारंटी बन जाती है, बशर्ते कि हम उन चीजों का पालन करें जो चीजें आपको बताई जाती है। धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है कि अब आप काम करना अगर कम कर दें या काम करना बंद कर दें या कोई ऐसी स्थिति आ जाए और आप काम करने के हालात में न दें, आपके परिवार के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए, भगवान न करे ऐसा हम में से किसी के साथ हो, लेकिन क्योंकि देखो एक जीवन शैली है, वक्त के साथ सब चीजें होती है। और ऐसी 24 साल की यात्रा में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जहाँ पे जिन्होंने शुरुआत की वो आज हमारे बीच में नहीं है, दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन उनके घर में इनकम का साधन बंद नहीं हुआ। अगर अगर कोई भी व्यक्ति कोई काम करना बंद कर दे तो इनकम तो बंद हो ही जानी चाहिए, इसमें तो कोई दुराई है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे बंद नहीं होती है। यानी यहाँ पे एक ऐसी चीज हमारे लिए तैयार हो जाती है, और ये बात ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के साथ होती है, कुछ रिलेटेड के साथ, ये 100% सब लोगों के साथ लागू होती है। तो यहाँ पे जो इनकम का ग्राफ है वो बढ़ता रहता है, अगर हम काम करते हैं तो बढ़ता है, काम नहीं करते हैं तब भी बढ़ता है, अगर हम उस मुकाम तक इस सिस्टम को बढ़ा लेते हैं। और ये सिलसिला चलता रहता है, ये ग्राफ आगे बढ़ता रहता है। अब आपकी यहाँ पे उम्र आ रही नहीं आ रही है, अब आपकी और कोई रुकावट यहाँ पे है नहीं, ये ग्राफ चलता ही जाएगा, आपके बाद आपके बेटे पोते परपोते, यानी आपके घर में ये उपलब्धि जो है, ये उपलब्धि जो ये इतनी बड़ी हो जाती है। तो अब यहाँ पे बस ये कि जो ये लाल लाल कलर के जो डंडे हैं, ये अभी आपकी यात्रा है, इस यात्रा में आपको बहुत ज्यादा कमिटमेंट के साथ काम करना था कि आप ये जो इस उपलब्धि में आगे चल के आपको जो मिलने वाला है, जो खजाना आपके हाथ में आने वाला है, वो आपको तभी मिल सकता है जब आप शुरुआती दौर में आप बिल्कुल एकदम कमिटमेंट के साथ काम करते रहें। इस काम को कैसे करना चाहिए उसके ऊपर मैं छोटी छोटी बातचीत आपके बीच में करना चाहता हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें करना चाहता हूँ कि इस मिशन को हम कैसे आगे बढ़ाएं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ यूनिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको पूरे भारत में आपके काम को देखने में आपकी मदद करता है। देखो, एक व्यक्ति है, वो कहता है कि पहली बात तो आपके पास बैकग्राउंड में कुछ नहीं था और आपने कुछ शुरुआत की है, तो आपने टीम बनाई है, और लेकिन आप बिना पैसे, बिना मैनेजमेंट, बिना स्टाफ, बिना ऑफिस, बिना कर्मचारी, बिना फैक्ट्री, बिना दुकान और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अगर आप काम करो और काम आपका नेटवर्क बढ़ता जाए और वो नेटवर्क आपके लोकल शहर से बढ़ के किसी और जगह चला जाए, क्योंकि टीम बनती है तो लोग एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते हैं, तो पूरे भारत में आपका नेटवर्क अगर कहीं भी बड़ा हो जाए तो उसको आखिर कौन संभालेगा, कौन देखेगा, कौन सिखाएगा, कौन बढ़ाएगा। आप अगर कोई भी दूसरा काम देखें, तो कोई भी व्यक्ति दूसरा किसी काम में, चाहे आप दुकान चलाते हो, कोई एजेंसी चलाते हो, कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हो, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पे काम करते हो, आप कुछ भी करोगे तो आपका काम आप ही को करना पड़ता है, आपका काम दूसरा कोई करता नहीं। लेकिन यहाँ पे आपके काम को बढ़ाने में आपकी मदद करता है ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम। और ये सिस्टम बनता है उन्हीं लोगों से जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, और काम करते करते एक बड़े मुकाम पे पहुंचने, एक ओहदे पे आ जाते हैं, और ओहदे पे आने वाले लोग जो वो यहाँ पे फिर कोई टीम, कोई ग्रुप, कोई वो नहीं रहता सिलसिला, और सारे सीनियर साथी मिलके इस आरसीएम के पूरे मिशन को चलाने में आपको गाइड करते हैं, आपको लगातार सेमिनार्स कराते हैं। आपको आज की जो जूम मीटिंग हो रही है वो कुछ इसी प्लेटफॉर्म पे, उसी प्लेटफॉर्म की वजह से हो रही है, तो लगातार सेमिनारें चलती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, एलडीपी प्रोग्राम चलते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रेशन प्रोग्राम्स होते हैं। तो यानी ये पूरा सिस्टम पूरे भारत में काम करता है, एक जैसी रूपरेखा के साथ आगे बढ़ता है, इससे हम काम को बड़ा कर पाते हैं। नेटवर्क का बहुत बड़ा और पहला प्रिंसिपल क्या है? थिंक बिगन, बड़ा सोचिए। अगर आप बड़ा नहीं सोच रहे तो फिर शायद आपको यहाँ पे काम करना बड़ा मुश्किल सा लगेगा, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप 50 साल का काम 5 साल में करना चाहते हो तो 50 साल की मुश्किलों को 5 साल में भी तो हैंडल करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो आपको क्योंकि थोड़ी सी मुश्किलें ज्यादा आती है, लेकिन अगर सोच बड़ी होगी तो मुश्किलें फिर आपको पता भी नहीं चलेगी। तो थोड़ा बड़ा सोचिए, बड़ा सोचेगा तो फिर कई बार क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजें, वो नेगेटिव चीजें देखने लगते हैं। कभी हो सकता है प्रोडक्ट के बारे में आपके सामने कोई ऐसी चीज आए जो आपको लगता है कि वो आपके अनुकूल नहीं है, आपको कोई ऐसा लगता है कि ये क्यों नहीं आता, वो क्यों नहीं आता है, या कभी कोई सीनियर साथी या व्यक्ति या कोई और आपका मैनेजमेंट है, आपको लगता है कि वो आपको बहुत परफेक्टली सर्विस नहीं दे पा रहा है। लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है तो फिर उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, काम करते हैं जीवन में, जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो, क्योंकि यहाँ तो ये आप और हम सब मिलकर तो काम को बड़ा कर रहे हैं, कोई और तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन सोच अगर बड़ी होगी तो फिर आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ दो पहलुओं पे, जिसमें पहली बात है कंसिस्टेंसी
और दूसरी बात है ग्रोथ, कंसिस्टेंसी, यानी कि किसी भी काम को लगातार करने की परंपरा में हमें बने रहना। चलिए एक स्लाइड के माध्यम से मैं थोड़ी अपनी बात कहना चाहता हूँ। जिस तरह से शादी का एक रिश्ता होता है जो कि हमेशा हमेशा होता है, कुछ इसी तरह की बात यहाँ पे लागू होती है कि यहाँ पे भी जब कोई व्यक्ति इस मिशन में शामिल होता है तो वो जन्मों जन्मों का रिश्ता बना के आता है। वो यहाँ पे टेम्परेरी काम करने के लिए नहीं आता है। अगर आप टेम्परेरी काम कर रहे हो, टेम्परेरी काम करवा रहे हो, तो इसका मतलब फिर आप गलती कर रहे हो। ये परमानेंट काम है। मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की है, शादी होने की वक्त आती है और लड़की और लड़के के माता पिता परिवार वाले सब मिलके एक दूसरे को बात करते हैं, पसंद कराते हैं और सब कुछ ठीक लगता है। शादी की बात आगे बढ़ती है, लड़की ने शर्त रख दी है कि मैं शादी तो करूंगी लेकिन ससुराल में सिर्फ 1 महीने के लिए रहूंगी। आपको अगर ऐसी शर्त रख दे तो कोई लड़का या लड़के के माता पिता को शादी करेंगे? और क्या लड़की के माता पिता भी इस तरह की शादी करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब कभी तैयार नहीं होंगे। 1 महीने के लिए कोई शादी होती है? शादी होगी तो ये तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। और अगर मैं कहता हूँ कि बाद में लड़की को समझाया जाता है कि नहीं बेटा ऐसे थोड़ी होता है काम, तो आपको शादी करनी है तो आपको तो हमेशा रहना पड़ेगा। लड़की फिर बात कहती है कि अगर आप इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हो तो मैं ज्यादा से ज्यादा 6 महीने रह सकती हूँ लास्ट, बस इससे ज्यादा मैं ससुराल में नहीं रहूंगी। क्या कोई शादी करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मैं आपसे सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि सवाल पूछूंगा आप लोग हाथ खड़ा करोगे तो अभी थोड़ा वक्त ज्यादा हो जाएगा, तो आपका जवाब मैं खुद ही देता हूँ। मुझे पता है सर कोई भी ये हाँ नहीं करेगा कि 6 महीने के लिए शादी होनी चाहिए। जिस तरह से शादी का एक रिश्ता होता है उसी तरह से आरसीएम में एसोसिएट बायर का वही एक रिश्ता है। मैं ये बात थोड़ा इसलिए कहना चाहता हूँ कि कभी-कभी कुछ लोग इसमें आते हैं, मिशन में शामिल होते हैं, अपना एक आईडी बनाते हैं, एसोसिएट बायर आईडी जनरेट होती है, खरीदारी करते हैं 1 महीने के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल कंपनी के साथ काम करते हैं, हाथ मिलाते हैं, मालिक बनते हैं, आगे बढ़ते हैं, खरीदारी करते हैं 1 महीने के लिए, अगले महीने गायब। आखिर ये क्या बात है? कहाँ गलती हो रही है? मैं उनको दोष नहीं देना चाहता हूँ कि जिसने 1 महीने खरीदारी की है। मैं तो उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ कि ऐसे आदमी को लाया कौन? भाई आखिर हम ऐसा क्या बोल के लाए कि 1 महीने खरीदारी करोगे काम चल जाएगा? भाई आप किसी के साथ एक जीवन भर की यात्रा निभाने के लिए काम कर रहे हो, इतने बड़े मिशन पे जिसके उद्देश्य आपके सामने है। ऐसे में 1 ही महीने के लिए कोई काम करना ये कितना गलत है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए कि हम जब भी किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करें, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को यूं भर-भर के ऐसे उठा लाए, कोई जरूरत नहीं ऐसा करने की। आप काम करें, बात करें, ठोक बजा के करें, अच्छे से समझा के करें। आप एसोसिएट बायर बनाने के पहले उनसे 4 बार कंफर्म करें कि आपको यहाँ पे लगातार सिस्टम के साथ बने रहना पड़ेगा। उनको मीटिंगों की जानकारी दीजिए, सुबह के सेशन की जानकारी दीजिए, उनको फिजिकल सेमिनारों की जानकारी दीजिए और उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनकी जानकारी दीजिए। उनको बताइए कि आपको सब शामिल होना होगा, काम करना होगा। और मैं कहता हूँ कि कोई आदमी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो उनको प्रोडक्ट्स दीजिए आप। पहले सैंपलिंग करिए, प्रोडक्ट्स यूज कराइए, जब वो संतुष्ट हो जाए, उसके बाद उनकी आईडी बनाइए, लेकिन परमानेंट काम करिए, टेम्परेरी काम मत करिए। दूसरी बात है ग्रोथ। देखिए अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस की बात होती है, तो जब एक ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया जाता है, तो ये चिंता नहीं होती है कि ये बिजनेस कितना बढ़ेगा। 5 लाख लगाया, आदमी क्या सोचता है कि मेरी दुकान कैसे चलेगी और मेरे को हर महीने कितनी इनकम आएगी, तो वो एक सेट हो जाता है माइंड। अब ये नहीं सोचता कि 1 साल बाद कितनी आएगी, 2 साल बाद कितनी आएगी, 5 साल बाद कितनी आएगी, 10 साल बाद कितनी आएगी, क्योंकि वहां पे वो मोड नहीं है, लेकिन यहाँ पे मोड है। और जैसा मैंने पहले ग्राफ में आपको बताया कि आप यहाँ पे जो इस सिस्टम में आपको ग्रोथ मोड में ले जाता है, ग्रोथ बहुत जरूरी है, होनी ही चाहिए, इसका नेचर ही वही है। भाई जैसे मान लीजिए आपके घर में एक नया शिशु जन्म लेता है, तो जन्म लेता तो आपकी सबसे पहला टारगेट होता है कि अब ये बड़ा होगा, इसकी साइज बड़ी होगी, है ना? और ये जरूरी सा है, इसमें कोई बट ही नहीं है। और अगर मान लिया जब एक बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद थोड़े टाइम बाद ऐसा आपको लगने लगता है, एहसास होता है कि सर इसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, आपको चिंता होना शुरू हो जाती है। फिर जब नहीं बढ़ती है तो थोड़े टाइम अगर और ज्यादा नहीं बढ़ती तो फिर आप क्या करते हैं? आप तो डॉक्टर के पास, नीम हकीम के पास और पता नहीं क्या-क्या इलाज करना शुरू करते हैं कि यार लंबाई क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि आपको चिंता शुरू हो जाती है। क्योंकि जिस तरह से एक नवजात शिशु जन्म लेने के बाद उसकी साइज बढ़ना जरूरी होती है, ठीक इसी तरह से आप भी इस मिशन में शामिल होते हो नवजात शिशु की जैसे, तो आपका भी ग्रोथ होना जरूरी है। बच्चे बने रहेंगे काम नहीं चलेगा। ग्रोथ जैसे एक पेड़ बढ़ता है, पेड़ कब बढ़ता है? जब उसकी देखभाल करते हैं। अब देखभाल करते हैं और बड़ा हो जाता है, और देखभाल करते हैं फिर और बड़ा हो जाता है, और देखभाल करते हैं बड़ा तो और हो जाता है। लेकिन बड़ा तभी होता है ना जब हम देखभाल करते हैं, ख्याल रखते हैं। अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कैसे बड़ा होगा? लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसा होता है कि इसमें हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि हम इसको बड़ा करने के लिए कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो इस मिशन के लिए ठीक नहीं है ना? हम जड़ से उखाड़ फेंक यानी हम कायदे, कानून, नियम, सिस्टम, तरीके उन सबको रख देते हैं ताक में और केवल दिखाने के लिए देखो मैंने काम बड़ा किया है। आप फर्जी बिजनेस बिल्कुल गवाही नहीं देता सिस्टम। देखो सिस्टम कभी आपको इस बात के लिए मोटिवेट नहीं करता कि आप गलत तरीके से बिजनेस बिल्ड करो। आप सही तरीके से काम करिए। सही तरीका मतलब आप पूरी टीम का ख्याल रखिए, सही जानकारी दीजिए, उनकी देखभाल करिए, उनको सिस्टम के बारे में बताइए, उनको लगातार मीटिंग, सेमिनार सिस्टम में लाइए, लगातार उस एजुकेशन पे लाइए जो आपको यहाँ पे इसकी कामयाबी के लिए मिलती है। तेजस के प्रोग्राम में लाइए जहाँ पे आप बिल्कुल हर एक पहलू से आपको अवगत कराया जाता है, जहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा कुछ करके करेंगे तो कभी इस तरह की नौबत आएगी नहीं आपके साथ।
यहाँ पे देखिए, एक ग्राफ में एक व्यक्ति एक ऐसी मुकाम पे खड़ा है जहाँ पे उसके पास दो रास्ते हैं, एक ऊपर की तरफ जाने का, एक नीचे की तरफ जाने का। और देखो, ऊपर की तरफ किसी को जाना है, अगर ऊंचाई की तरफ जाना है तो एक आदमी को प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जैसे पहाड़ पे गाड़ी खड़ी हो और गाड़ी को अगर ऊपर आपको ले जाना है तो उस गाड़ी के अंदर इंजन भी होना चाहिए, उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी होना चाहिए, उस गाड़ी का स्टीयरिंग भी ठीक काम करता हो, टायरों में हवा भी अच्छी हो, आपको गाड़ी चलानी भी आती है, आप चलाने के पारंगत भी हो, और पूरी तैयारी के साथ आप गाड़ी आगे बढ़ाते हैं तो गाड़ी आगे चलती है। लेकिन अगर नीचे उतार रहे हो तो गाड़ी को नीचे उतारने के लिए न तो पेट्रोल की जरूरत है, न इंजन की जरूरत है, न स्टीयरिंग की जरूरत है, न टायर में हवा की जरूरत है। आप तो धक्का लगा के छोड़ दो, गाड़ी अपने आप नीचे चली जाएगी। तो नीचे उतारने के लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा है। तो अगर आप कुछ करना नहीं पड़ रहा है वाली स्थिति में, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी नीचे की तरफ उतर जाएगी, वो खड़ी नहीं रहेगी। इसका मोड ही कुछ ऐसा है, या तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे या आप नीचे की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ कब जाएंगे? जब प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, टारगेट सेट करेंगे। और टारगेट यानी आपको, आप जिस मुकाम पे हैं, आपको हमेशा अगला पायदान आपको नजर आना चाहिए। 100%, बड़ा सिंपल फंडा है। आप अगर ईगल के लेवल पे हैं तो आपका अगला लक्ष्य रनर या विनर या स्टार होना चाहिए। आप रनर के लेवल पे तो आपका विनर, स्टार या गोल्ड होना चाहिए। आप विनर के लेवल पे तो स्टार गोल्ड या स्टार गोल्ड होना चाहिए। यानी आपका हमेशा लक्ष्य आगे के मुकाम पर होना चाहिए। वो आगे का मुकाम एक लेवल हो सकता है, 2 लेवल हो सकते हैं, और आप पूरा प्रयास करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। अगर अगला मुकाम नहीं आता तो उसके बाद अगले महीने में होना चाहिए। मतलब ये प्रयास आपका होना चाहिए हमेशा। आगे का गोल आपके लिए सबसे बड़ा ड्रीम होना चाहिए आपका। आपका जिस मुकाम पे आप हैं उससे अगला लेवल आपके जीवन में सबसे अधिक खुशी देने वाला वो गोल है। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है, स्कूल में बच्चा जो पढ़ता है वो अगर 5th स्टैंडर्ड में पास होता है तो 6th में चला जाता है, तो वो तो क्लियर है। तो पता होता है कि छठी क्लास को पास करना है, तो कितना टाइम मिलेगा? 1 साल मिलेगा। क्या करना है? छठी क्लास पास करनी है। तो एक बहुत डिफॉल्ट सेट है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आपको हमेशा अगले पायदान पे जाना चाहिए। समय जरूर यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको 1 महीने में जाना जरूरी है, 2 महीने में जाना जरूरी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कभी जाए नहीं। आपने कहा ठीक है सर, मैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे कोई निकाल तो रहा नहीं है, कोई पेनल्टी तो लग नहीं रही है, कोई सजा तो मिल नहीं रही है, कोई कोर्ट कचहरी में जाना तो पड़ नहीं रहा है, मैं तो अगर एक जगह आ गया हूँ ईगल तो जिंदगी भर ईगल ही बना रहूंगा। तो ये आपको पाबंदी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे जाने के बारे में विचार नहीं करें। 100% आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि मुझे अगले मुकाम पे जाना ही जाना है। यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ डायमंड क्लब के बारे में। डायमंड क्लब क्या है? देखिए, हो सकता है कि आप सब लोगों के मन में, दिमाग में, जो साथी जानते हैं उनके मन में ये होगा कि डायमंड क्लब एक ऐसी टारगेट पॉलिसी है जिसके ऊपर मुझे टारगेट पूरा करने के लिए काम करना है। लेकिन मेरा सोचना, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं बात थोड़ा अलग तरह से करना चाहता हूँ। ये कोई टारगेट पॉलिसी नहीं है। डायमंड क्लब में यानी आपको करना होता है 5000 पीवी पर मंथ 10 तारीख के पहले। ये थोड़ा सा रूल बनाया हुआ, डिसिप्लिन रूल बनाया हुआ है। लेकिन ये रूल इसलिए नहीं बनाया गया है कि आपको ऐसा करना है। ये रूल तो इसलिए बनाया ताकि पता चल पाएगा आपने क्या किया है। अन्यथा डायमंड क्लब आपके काम करने का सही एक मापदंड है, एक पैरामीटर है, आपको जांचने का एक तरीका है। जैसे कहते हैं आपके दूध में पानी कितना, तो एक मीटर आता है, आप वो मीटर डालो तो पता चलेगा दूध में पानी कितना है। उसी तरह से आपका बिजनेस का सही तरीका क्या है तो मालूम पड़ जाएगा आपकी टीम में डायमंड क्लब कितने लोग हैं, मालूम पड़ जाता है। अब डायमंड क्लब का सही मायने में क्या है? डायमंड क्लब में हम करते हैं 5000 पीवी। ये 5000 पीवी करने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ी श्रृंखला मेरे पास, मतलब इतनी गजब की चीजें हैं जहाँ पे रोजमर्रा की आपकी किचन के सारे तमाम आइटम है। आप बाथरूम में जाओ तो बाथरूम की सारी चीजें हैं, आप लिविंग एरिया में बैठो तो वहां के लिए सारी चीजें हैं, आप बेडरूम में चले जाओ तो वहां की सारी चीजें हैं, आप घर से बाहर जाओ तो सारी चीजें हैं, आपके घर में जो चीजें चाहिए, आप किसी घर में मेहमान बन के जाओ तो सारी चीजें, मेहमान घर में बुलाओ तो सारी चीजें, यानी वो तमाम चीजें आपके घर में जो जरूरत की चीजों काम आती है। कुछ बड़ी चीजों की बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे न्यूट्रिचार्ज हमारे पास एक हेल्थ प्रोडक्ट सीरीज है, बहुत बड़ा एक हमारे पास प्रोडक्ट सेगमेंट है जिसके साथ हमारी यात्रा लगभग पिछले 12 साल से काम कर रही है, 12-13 साल होने जा रहे हैं। बहुत बड़ी यात्रा हमारे साथ काम करी है, जहाँ पे लाखों लोगों ने इसको अपनाया और इस पर बहुत बड़ा तैयारी के साथ काम करते हैं। उसी तरह से हमारे पास एक गामा ओरिजिनल है, ये भी बहुत कमाल, बहुत अद्भुत प्रोडक्ट है जिसके रिजल्ट की एक तरह से पूरी बात में बोछार आ रखी है। और मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं कल भी पटना में था, तो मैंने जब वहाँ पे स्टेडियम में लोगों से पूछा, ऑडिटोरियम में लोगों से पूछा कि गामा की वजह से कितने लोगों को फायदा हो रहा है, तो आधा ऑडिटोरियम खड़ा हो गया। मतलब ये कुछ सिलसिला कुछ इस तरह का चलता है। और ये बात अगर आप चाहे आप पटना चले जाओ, रांची चले जाओ, टाटानगर चले जाओ, भुवनेश्वर चले जाओ, दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, गुवाहाटी, आप कहीं चले जाओ, लोगों को जो इसके रिजल्ट आ रहे हैं वो लोग एकदम बहुत एक्साइटेड इन सब चीजों को लेके। इसी सीरीज में हमारे पास कीसोल है, थोड़ी सी बातचीत आज मैं आपके बीच में आगे कीसोल को लेके करूंगा। और गारमेंट्स की सीरीज है हमारे पास, महिलाओं के लिए भी गारमेंट्स है, तो पुरुषों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, दादा दादी के लिए भी है, माता पिता के लिए भी है, भाई बहनों के लिए भी है, सर्दी के लिए भी है तो गर्मी के लिए भी है, फैशन के प्रोडक्ट्स भी है, तो गारमेंट सीरीज भी है। यानी आपके पास टेक्सटाइल की एक पूरी कंप्लीट सीरीज है। और बड़ी मजेदार बात यह है कि गारमेंट्स पे काम करने वाली, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बीच में कंपेरिजन करूंगा तो आपको दूसरी कोई कंपनी नजर आएगी ही नहीं। यानी हम इकलौते बादशाह हैं। वो कहते हैं हमारे सर पे वो ताज है कि हम लोग इस प्रोडक्ट पे काम करते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल का बैकग्राउंड है कंपनी का, इस वजह से टेक्सटाइल की एक महारत हासिल है और काम करना बाकी किसी के लिए संभव नहीं, इसलिए कोई कंपनी काम नहीं करती है।
इसकी सीरीज में और हमारे पास हरी संजीवनी है, सूटकेस बैगेजेस की रेंज है और बहुत बड़ी कमाल से निकला है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि डायमंड क्लब की जो बात मैं कर रहा हूँ आपके बीच में, आपको करना है 5,000 पे। अब इसको मैं 2 भागों में डिवाइड करना चाहता हूँ। पहला 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए, हमें 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि यहाँ पे कंपनी आपको एसोसिएट बायर बनाते आपको मालिका नाम दे देती है, आपको पार्टनर बनाती है। पार्टनर का मतलब ये हुआ कि आप जितना बड़ा नेटवर्क बिल्ड करेंगे, आपको उतनी साइट में आपका इनकम, आपका कमीशन आपको बनता जाएगा। अगर आपकी नौकरी होती तो नौकरी में आपके पास एक निश्चित सैलरी होती और आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और आप असीमित मात्रा तक नहीं ले जा सकते और बिना काम किए भी आपके घर में इनकम आती रहती है। ये संभव नहीं था, ये यहाँ पे संभव है क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे पार्टनर बन के काम कर रहे हो और आपके पास एक आजादी आ जाती है। पूरे भारत में आप कोई भी काम को किसी भी तरह से कहीं भी फैला सकते हो। हाँ, सिर्फ सिस्टम के तरीके से आप काम करके आप पूरे भारत में कहीं भी फैला सकते हो। तो आप मालिक बन जाते हो, मालिक बन के काम करते हो। जब आप मालिक ही बन गए किसी कंपनी के, हाँ, मालिक का मतलब मालिक कौन से हुए? ठीक है, कंपनी का काम है प्रोडक्ट्स बनाना, आपका काम है प्रोडक्ट्स बेचना। यानी ये 2 भाग हो गए यहाँ पे। एक काम है बनाना, एक काम बेचना। कंपनी बनाने के मालिक है, आप बेचने के मालिक है। तो आप यहाँ पे काम करते हैं, आपके घर में प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनते हैं तो 5,000 पीवी तो 100% प्रोडक्ट यूजर होने से वैसे ही हो जाता है, उससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहता है सर मेरे पास तो मेरे इनकम का साधन वैसा नहीं है और मैं तो बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी चला रहा हूँ, तो अगर किसी का पीवी कमी होता है, तब भी एक दूसरा डिपार्टमेंट हमारे पास और जो होना चाहिए, 100% होना चाहिए, वो है कि हमें हमारे जो भी मिलने जुलने वाले लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बचपन के साथी, हमारे स्कूल के साथी, कॉलेज के साथी है, हमारे समकक्ष व्यापारी है, हमारे नौकरी काम साथ में नौकरी करने वाले लोग हैं, तो जो भी साथी, उनके बीच में हमारे को इन प्रोडक्ट्स की सैंपलिंग करनी चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए, हमें उनको जानकारी देनी चाहिए। बहुत बढ़िया चीजें हैं, जहाँ पे चाहे गामा ओरिजिनल की बात करा था मैं अभी आपके बीच में, चाहे आपके पास न्यूट्रीचार्ज है, चाहे आपके पास 10 रुपए के नहाने का साबुन का सैंपल है, चाहे साबुन की दूसरी अलग बहुत कमाल की श्रृंखला है, आपके पास अथामा मिर्च है, आपके पास हल्दी है, आपके पास हींग है, आपके पास चाय पत्ती है, आपके पास कावा है, काढ़ा है, आपका नमकीन है, बिस्किट, अचार, आप कुछ भी। मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप अगर कुछ लोगों से बात करोगे, प्रोडक्ट की सैंपलिंग करोगे, तो आप 2, 5, 10 प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करोगे तो कोई भी व्यक्ति आपके कुछ प्रोडक्ट्स को लेने के लिए या यूज करने के लिए तैयार हो जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक अगर आप काम करते हैं तो 2-4 कस्टमर्स को आप प्रोडक्ट सैंपलिंग कर पाओ, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। पूरे महीने काम करो तो आप आराम से डायमंड क्लब का जितना वॉल्यूम होता है उतना तो आप आराम से रिटेल करके, जो कि शेयर करके रिटेल कर रहे हैं, रिटेल करके भी आप कर सकते हैं। वो क्योंकि आपके काम करने का पार्ट है, वो हिस्सा है। क्योंकि अगर आपने और अपने नेटवर्क को बढ़ाना है तो नेटवर्क बढ़ाने का पहला तरीका है कि आप पहले लोगों को प्रोडक्ट की सैंपलिंग करिए। सैंपलिंग करिए तो वॉल्यूम हो गया। अगर आप यूजर और शेयरर यानी कि सैंपलिंग करते हैं तो दोनों चीजों को मिलाकर तो आपका डायमंड क्लब तो 100% हो जाता है। और अगर आप डायमंड क्लब नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप फिर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो। फिर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो तो नेटवर्क नहीं बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो, पूरी तरह से यूज नहीं कर रहे हो, तो आप किसी को कॉन्फिडेंस से बोल नहीं पाओगे। आपके घर में पता ही नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट आते क्या है, फिर आपकी फैमिली नेगेटिव हो जाएगी, फिर उनको मालूम नहीं कि थाना मिर्च क्या है। तो जब मालूम नहीं होगा तो आपके घर में पता चला मिर्च तो बाजार से आती रहेगी, लाल मिर्च, हल्दी, हींग, जीरा, आप जो भी चीजें हैं यहाँ पे, जो भी चीजें आती है आपके घर में जाएगी, तब तो आपके परिवार को पता चलेगा, तब तो आपके रिश्तेदार को पता चलेगा आपके पास प्रोडक्ट क्या है। तो 100% प्रोडक्ट यूजर भी बनिए और आप साथ साथ में कुछ लोगों को प्रोडक्ट शेयर भी करिए। कम से कम 10 कस्टमर्स आपके लगातार बने रहने चाहिए। ये करेंगे तो डायमंड क्लब आपका 100% सबका हो जाता है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कीसोल की, छोटी सी चर्चा मैं करूंगा यहाँ पे, और क्योंकि कीसोल ने एक नई क्रांति पैदा कर दी है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा विजन आज हमारे पीछे है कि लगभग 15 करोड़ महिलाएं अभी ऐसी है भारत में। देखिए महिलाओं की जो तादाद है वो तो वैसे तो बहुत बड़ी है, जहाँ पे अगर 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं की मैं बात करता हूँ, 18 साल से लेकर 55 साल की उम्र की मैं बात करता हूँ, तो भारत में लगभग 35.5 करोड़ महिलाएं हैं। लेकिन 35.5 करोड़ में से जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, यानी कि जो कुछ काम कर सकती है, अपने बलबूते पे, अपने दम पे, अपने तरीके से कुछ काम कर सकती है, जो कुछ करना भी चाहती है, जो उनको एहसास है इस बात का कि उनके परिवार की मदद करना चाहती है, वो अपने बच्चों का देखभाल करना चाहती है, उनको पता है कि बच्चों को एजुकेशन के लिए सपोर्ट मिल सकता है अगर उनके पास एक अर्निंग का साधन हो, उनके लिए कोई एक अलग से बचत का तरीका हो सकता है, उनके फैमिली में कुछ ऐसे सपने जो वो पूरे करने में वो सहयोग कर सकती है। और कभी कभी मुसीबत आने पर महिलाओं का एक बचत करने का एक अलग तरीका होता है, वो सेविंग करके चलती है। हम कितना भी अर्न करें, कितना भी करें, कम या ज्यादा, हमारी ज्यादा इनकम है तभी महिलाएं कहती है कि सेविंग होनी चाहिए। वो कहती है कि चाहे कितनी ज्यादा हो, मुसीबत में कभी भी कोई चीज काम आए तो सेविंग होनी चाहिए। अगर इनकम ठीक ठाक है तभी सेविंग होती है, इनकम बहुत कम है, तकलीफ में चला रहे हैं, तभी महिलाएं थोड़ी थोड़ी सेविंग करके अपनी पॉकेट को अलग करना चाहती है। तो ये महिला अलग करना चाहती है क्योंकि परिवार की चिंता करती है। 15 करोड़ से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं। यानी अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि दुनिया की 2 बड़ी शक्तियां, एक अमेरिका, एक यूरोप, एक रशिया, तो रशिया की जो आबादी है वो 14.25 करोड़ है, यानी रशिया से ज्यादा बड़ी आबादी की तादाद में तो भारत की महिला है, जिनके लिए आज ये मॉडल, ये तरीका काम करने वाला है। आइए जानते थोड़ा इस बारे में बात करिए। महिलाएं क्यों काम नहीं कर पाती, क्यों 15 करोड़ महिलाएं आज काम करने की ताकत रखती है, उनकी नॉलेज है, उनकी कैपेसिटी है, कैपेबल, करना चाहती है, कर सकती है, कर नहीं रही है, मतलब करना भी चाहती है, करने की ताकत क्षमता भी है,
फिर भी क्यों नहीं कर रही है? और ये बात अगर आप हजारों साल उठा के देखोगे तो ये हजारों सालों में ये इम्बैलेंस चल रहा है। यहाँ पे कारण क्या है, क्यों नहीं कर पा रही है? तो 4 बड़ी समस्या है। पहली समस्या है, भारत में महिलाओं को बाहर जाके काम करना थोड़ा सा मतलब इनकम्फर्टेबल है। देखो अमेरिका, लंदन, जापान, कनाडा वहां पे ये समस्या नहीं, लेकिन भारत की महिलाओं के साथ ये दिक्कत है, क्योंकि बाहर जाना इतना आसान नहीं है। पुरुष जिस फ्रिक्वेंसी से बाहर जा सकता है, महिला उस फ्रिक्वेंसी से जा नहीं पाती। टाइम जो है महिलाओं के पास फुल टाइम नहीं होता है। फुल टाइम इसलिए नहीं होता क्योंकि महिलाएं और पुरुष में अगर देखेंगे तो पुरुष यानी अगर 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 6 महीना भी बाहर चला जाए तो परिवार तब चलता है जब महिला घर में काम करती हो, क्योंकि महिलाओं को बच्चों का ख्याल रखना है, बच्चों की स्कूलिंग होती है, माता पिता का ख्याल रखना है, भाई बहनों का ख्याल रखना है और पुरुषों का ख्याल भी रखना है जिनको काम के लिए बाहर जाना है। उनकी सुबह उठते ही पहले शुरुआत होती है, तो शुरुआत में उनकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। तो घर के वो सारे तमाम जो जिम्मेदारी वाले जो कहते हैं जिसका साइकिल जिसका टाइम कभी खत्म नहीं होता है, वो महिलाओं को करना पड़ता है। तो इसका मतलब वो तो फुल ऑक्यूपाइड हो गई, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। और टाइम मिल पाता है तो अगर मैं कहता हूँ टाइम मिल भी पाए तो पार्ट टाइम, वो कौन सा फ्लेक्सिबल टाइम, पार्ट टाइम नहीं फ्लेक्सिबल टाइम हो सकता है। सुबह 10 मिनट आधा घंटा निकाले, हो सकता है दिन में कुछ थोड़ा टाइम निकाले, हो सकता है शाम को कुछ निकाले, हो सकता है किसी छुट्टी के दिन निकाले, तो फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल टाइम पे दूसरी नौकरी तो मिलती नहीं है। आप नौकरी करने जाओ और बोलो सर मैं तो जब टाइम मिलेगा तब कर लूंगी, तो नौकरी कहाँ मिलेगी? व्यापार करना चाहो बोलो सर जब दुकान मर्जी है तो खोल लेंगे, सुबह 5 बजे खोल लेंगे 10 मिनट के लिए, तो दुकान नहीं चलेगी। कोई भी काम अगर इस तरह के फ्लेक्सिबल टाइम में नहीं चलता है। तीसरी समस्या पूंजी का अभाव, यानी पैसा नहीं, कैपिटल नहीं, पूंजी नहीं, क्योंकि पूंजी देखिए या तो है नहीं, और अगर है तो क्योंकि पुरुष जो है फुल टाइम काम कर रहा है तो वो पुरुषों के लिए इन्वेस्ट हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। भाई 15 मिनट काम करने के बजाय 15 घंटे जो काम करेगा तो पूंजी तो वहीं लग जाएगी ना, इसलिए पूंजी का भी अभाव है। और चौथी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि महिलाओं को पुरुषों के साथ बात करना इतना सहज नहीं, मतलब आसान नहीं। तो ये 4 बड़ी समस्या है। इन 4 चीजों का जो समाधान है वो ऐसा करना क्योंकि और किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन ये संभव है सिर्फ आश्रम के लिए। आश्रम के लिए क्यों संभव है? देखिए पहला है कि बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो जहां है वो चाहे दिल्ली में है, चाहे यूपी में है, चाहे बिहार में, बिहार में छपरा रहते हो, चाहे वो बिहार में मोतिहारी, चाहे मधुबनी, चाहे वो गुजरात में कहीं रहते हो, चाहे वो आसाम में, मतलब वो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़े शहर, छोटे शहर और छोटे शहर, चाहे कस्बे ढाणी कहीं भी हो, वो जहां वहां से भी अपने काम की शुरुआत कर सकती है, मतलब बहुत आसान। और अगर बाहर जाना पड़े तो उतना बाहर के जितना वो जा सके, मतलब ऐसा नहीं कि भाई रोज मतलब एक कोई महिला को मैं बोलूँ कि आपको रोज दिल्ली से मथुरा जाना पड़ेगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कभी कभी एक आध बार जाना पड़े साल में एक आध बार तो शायद प्रैक्टिकल पॉसिबल है। यानी बहुत कम, और वो भी पूरी उनकी आजादी के साथ में, कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा नहीं करोगे तो आपको यहाँ से फेल कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा जो पार्ट टाइम की बात आती है, स्पेयर टाइम की बात आ रही थी, तो आरसीएम के इस काम पे करने के लिए वो एकदम फ्री है, वो जब चाहे काम कर ले, चाहे सुबह का बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, चाहे दिन का टाइम है, चाहे शाम का टाइम है, चाहे रात का टाइम है, चाहे छुट्टी का टाइम, कोई भी टाइम हो जब चाहे कर ले। कभी कभी घर में मेहमान आ जाए और 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता टाइम नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, पूरा महीना भी निकल जाए तो कुछ चिंता नहीं। घर में बच्चों के स्कूलों के एग्जाम्स है, उस टाइम पे जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में कोई सदस्य बीमार हो जाए, महिलाओं का काम ज्यादा बड़ा हो जाता है, तब भी यानी ये सब चीजों को मैनेज करते हुए, बैलेंस करते हुए महिला उसमें टाइम में काम कर सकती है। तीसरी बात है पूंजी की आवश्यकता नहीं, मतलब यहाँ पे पॉकेट मनी से ही सारा काम हो जाता है। और मैं कहता हूँ पॉकेट मनी भी क्या, यहाँ पे महिलाएं जो अपने घर का सामान खरीदती है उनकी अपनी खरीदारी को ही सिर्फ यहाँ पे बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। और चौथा, महिलाओं को अब हर किसी से बात नहीं करना, महिलाओं को उन पारिवारिक महिलाओं से बात करनी है जो आरसीएम के साथ मिलकर काम करी, महिलाओं के बीच में काम करती है, और वो भी ऐसे वर्ग में काम करती है जहाँ पे वो उनके लिए कंफर्टेबल है, उनके लिए अनुकूल है, बहुत आसान है। अब थोड़ी सी बात करेंगे महिलाओं की इस बिजनेस मॉडल में कितनी संभावनाएं दिखाई दे रही है और किशोर को ये काम कितना आगे बढ़ाया जा सकता है किशोर के इस तरीके से। अभी भारत में 60 लाख से ज्यादा ब्यूटी पार्लर काम कर रहे हैं, मतलब ब्यूटी पार्लर हो गए, इसमें हेयर कटिंग सैलून हो गए, मतलब ताई की दुकान हो गई, वो सब कुछ आ गया सर। ये नेटवर्क अभी पूरे भारत के 50,000 से ज्यादा गाँव में फैला हुआ है। और अगर मैं बात करता हूँ आज के 5 साल पहले की, बल्कि 4 साल पहले की, तो आज के 4 साल पहले ये सिर्फ 18 लाख ब्यूटी पार्लर होते थे, आज 18 लाख 60 लाख में हो गए। इसका मतलब बहुत तेजी से ट्रेंड बढ़ रहा है इसका। और इस ट्रेंड में सबसे ज्यादा अगर मैं बात करता हूँ तो वो ट्रेंड बढ़ रहा है मेकअप का। मेकअप इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आज महिलाएं बहुत जागरूक हो गई है, और क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, क्योंकि थोड़ा कहीं ना कहीं बाहर जाने का जमाना है, आजकल महिलाएं कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को ठीक दिखने के लिए बहुत ज्यादा सजग रहती है, बहुत अलर्ट रहती है। और कोई भी अगर छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, चाहे वो बर्थडे पार्टी, फंक्शन, शादी विवाह कुछ भी होता है, तो पहली प्रायोरिटी पे महिलाओं को मेकअप का एक तालमेल बनाना पड़ता है। शादी फिक्स होती है तो ब्यूटी पार्लर को पहले फाइनल करना पड़ता है, तब जाके शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ता है। 2025 खत्म होते होते, यानी अभी हम चल रहे हैं वही 2024 में, यानी कि 1.5 साल के लगभग भारत में लगभग ब्यूटी बिजनेस में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं और पुरुष काम कर रहे होंगे।
यानी जहाँ पे 1 करोड़ लोग अगर इस काम को कर रहे होंगे और कीसोल ने अगर वहां पे अपनी जगह बनाई, कीसोल ने वहां पे अपनी सबसे ज्यादा सूटेबल जगह बनाई, मतलब ऐसे वर्ग को चुना जिस वर्ग को दूसरा अभी तक किसी ने टारगेट बनाया नहीं, यानी एक मध्यम वर्ग को भी काम पे हम उनको काम पे शामिल कर सकते हैं, सहज तरीके से काम कर सकते हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं, बहुत सहज सिंपल आसान तरीके से काम को किया जा सकता है। और क्योंकि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे बाकी और तरीके तो किसी के लिए सूट ही नहीं करते हैं, तो इसका मतलब महिलाओं को आगे लाके और इस मिशन में इतने बड़े रोजगार को देने का तरीका इतना कमाल का, इतना अद्भुत है, और इनकम का जो ब्रैकेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रोथ मोड पे है, तो बहुत बड़े स्तर पे चला जाता है। एक ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये पिंक कलर का ब्लेजर जिसने पूरे भारत के 8 से इंडियन सभी सिपाहियों के बीच में आंखों में चमक पैदा कर दी है, और पुरुषों ने तो सोचना भी शुरू कर दिया कि ऐसा तो नहीं कि महिलाओं को इतना आगे हम ला रहे हैं कि हमारा पत्ता ही साफ नहीं हो जाए, और क्योंकि महिलाएं इस तरह से जो दिखाई दे रही है, ये दिन दूर नहीं, आने वाले शायद हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल में भारत के किसी भी शहर में, है ना, अगर सड़कों पे पिंक कलर का ब्लेजर कुछ इस तरह से नजर आने लगे, पता चला कि प्रोग्राम हुआ, एक ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हुआ और महिलाएं निकल रही है सारा का सारा पिंक कलर के ब्लेजर में, और पता चला कि पुरुषों को तो एंट्री नहीं मिलती है, ऐसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये अब डे बाय डे प्रचलन बढ़ रहा है, महिलाएं बहुत आगे आ रही है, दिन में 1 बजे की मीटिंग में महिलाएं बहुत शामिल रहती है, और इनफैक्ट दिन की बात नहीं करूं मैं, अभी सारे प्रोग्रामों को महिलाएं कमांड करी, कंट्रोल कर रही है, इंडिपेंडेंट सेमिनार कर रही है। मैं याद करता हूँ उस बात को, जब 2002-3 में जब हम लोग पब्लिक सेमिनार करते थे, मैं अपनी पत्नी को लेके जाता था, तो मेरी पत्नी कहती थी कि आप मुझे लेके तो जाते हो लेकिन पूरे ऑडिटोरियम में 1000 लोग बैठे हुए हैं, 1 या 2 महिलाएं होती है, आप मुझे लेके जाते हो, बड़ा बड़ा अजीब सा हिसाब किताब है भाई, आप कम से कम यहाँ पे 1000 लोग बैठे हैं तो 1000 में से कम 100-200 महिलाएं तो होनी चाहिए, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, बराबर आंकड़ा देख रहा हूँ कि 1000 लोगों का प्रोग्राम होता है तो 1000 में कम से कम 300, 350, 400 महिलाएं होती है। जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, पता चलेगा एक दिन का 1000 में से 200 महिलाएं हैं, पुरुष है, और एक दिन ऐसा भी आ जाएगा महिलाएं मीटिंग करेगी, पुरुषों को तो बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी। चलिए बात को अब एकदम अंतिम मोड पे ला रहा हूँ मैं, लास्ट मोड पे ला रहा हूँ मैं, बात आती है नॉलेज की। नॉलेज का यानी कि खजाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी हम कोई काम बड़ा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप किसी काम में बहुत पारंगत हो, आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, आप बहुत बड़े वकील हो, आप बहुत बड़े इंजीनियर हो, आपने बहुत हाईली क्वालिफाइड एजुकेशन लिया हो, आप खेती करने में बहुत बड़ा आप नाम कमा रहे हो, आप बहुत बड़े सिंगर, आर्टिस्ट, कॉमेडियन, आप कुछ भी हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपकी नॉलेज शून्य हो जाती है, आपकी वो नॉलेज काम करती है, लेकिन यहाँ पे आपको इस मिशन को सीख के करने के लिए आपको 100% नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। यहाँ पे तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर में राइट साइड में डॉक्टर है जो सफेद कपड़े में है, जो पढ़े लिखे आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 साल का तजुर्बा है, 500 रुपए की फीस है, और इधर एक लेफ्ट साइड में एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है जहाँ पे जमीन पे लेटे बच्चों को डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं, इनके पास तजुर्बा 25 साल का, 25 रुपए फीस है, और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं अगर आपके बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो आप कौन से डॉक्टर को दिखाना पसंद करेंगे? और क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं है, वरना मैं अभी आपसे हाथ खड़े करके पूछता कि नंबर 1 ऑप्शन पे आप किसको चुनेंगे। तो यहाँ पे मैं जब भी सवाल पूछता हूँ तो लोग यही बात कहते हैं कि जो ये पढ़े लिखे डॉक्टर हैं हम तो इन्हीं को दिखाना पसंद करेंगे, इनके पास तजुर्बा कम है, फीस ज्यादा, फिर भी इनको दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वजह ये पढ़े लिखे, नॉलेज इनके पास, जिनके पास नॉलेज होती है उन्हीं के पास जाना पसंद करते हैं। जब हम उन्हीं के पास जाना पसंद करते हैं तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास आपकी टीम में लोग आए, आपकी टीम बढ़े, आपकी टीम के लोग आपके साथ काम करें, और आपके पास नॉलेज ही नहीं हो तो फिर टीम आपके साथ काम कैसे करेगी? फिर लोग आपके पास आएंगे क्यों? बहुत जरूरी है। नॉलेज का खजाना आपको मिलता है तेजस की शिक्षा के बहुत बड़े अभियान, बहुत बड़े मिशन में, जहाँ पे आपको एक तरह से कंप्लीट जीरो से हीरो बनाने की तमाम जानकारी मिलती है, और कुछ इस तरह से मिलती है जहाँ पे मूल्य आधारित जानकारियों के साथ साथ आप बिल्कुल पल पल एक एक चीज को सीखते हैं, सुनते नहीं है, सीखते हैं, कंप्लीट करते हैं, और अगर कोई गलती है, कोई चीज में कोई खामी है, तो एक आम आदमी जो बिल्कुल कम पढ़ा लिखा भी है वो भी पूरी तरह से इसको पार करता है। ऐसा लगता है जैसे एक बच्चे को चलना सिखाया जाए तो गारंटी हो जाती है कि चल ही जाएगा। एग्जैक्टली ये भी कुछ ऐसा ही है। मतलब कोई ये नहीं कहता कि यार बच्चे को चलना सिखाया तो गिर गया, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, डाउट नहीं होता किसी माँ को, किसी माँ को डाउट नहीं होता कि मेरा बेटा नहीं चलेगा, सबको एक भरोसा होता है कि मेरा बेटा चली जाएगा। ठीक उसी तरह से तेजस भी ऐसे प्रोग्राम है कि जो भी अगर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ जाए और लगातार इसमें बना रहे और इसका रजिस्ट्रेशन करा के प्रॉपर्ली कोर्स मॉड्यूल पे काम करे तो 100% आरएसएम की सफलता की यहाँ पे गारंटी हो जाती है। ये थी मेरी आज की चर्चा, और आप सब लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। मैंने मौका नहीं दिया आप लोगों को बोलने का, आप लोगों को हाथ खड़ा करने का, क्योंकि वक्त थोड़ा सा लगा जाता, लेकिन मैं वापस माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू, जय श्री। थैंक यू सो मच सर। आपने आज जो आपका प्रेजेंटेशन था, वैसे तो हर बार हमने देखा है जब भी आपका प्रेजेंटेशन होता है आंकड़ों के साथ होता है, सबूत के साथ, प्रूफ मिलता है हमें कि भाई ये वाकई में हो सकता है, और यहाँ से हमें विजन का पता चलता है, यहाँ से हमें पता चला कि आगे चलकर कितनी बड़ी संभावना है। सर ने एनिवर्सरी में बताई थी कि 15 करोड़ महिलाओं की हमारे पास संभावना है, उस पर लेकर हम काम करें, लेकिन आज सर ने वो जो पिंक ब्लेजर की इतनी सारी फोटो दिखाया है और इतना बड़ा विजन महिलाओं के लिए दिखाया है, ये बहुत बड़ी बात है। सर यदि आपकी परमिशन हो तो कुछ लोगों से बात कर ले। जी
तो बिल्कुल कुछ सीनियर साथी हमारे बीच है तो हैंड रेस कर सकते हैं। हमें संध्या जी हमारे बीच थी। अच्छा चलिए वीडियो ऑफ है। जब तक मैं इनवाइट करती हूँ ओम प्रकाश जी, आप यदि वीडियो ऑन कर ले तो आपसे बातचीत हो जाएगी। जब तक हम बात करते हैं माधव सर से। आइए सर, वेलकम। थैंक यू बहन, थैंक यू। जय आर सी एम, गुरुदेव प्रणाम। जय आर सी एम। आपकी तो एक एक शब्द दिल में बैठता है सर, ब्लड में मिक्सअप होता है, बट परमात्मा अभी परीक्षा ले रहा है, बट हम भी कमिटेड है और एक दिन जीतेंगे जरूर। आपको विश्वास दिलाएंगे, वी बिकम सक्सेसफुल। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए इरफान सर, वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय आर सी एम, रिस्पेक्टेड सर। और केसी सर के लिए मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि मास्टर ऑफ द सिस्टम कहा जाता है सर को। सर का मैंने बहुत सेमिनार अटेंड किया है और एनिवर्सरी में भी मैं लगातार कंटिन्यू जा रहा हूँ 2018 से। और मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है, क्योंकि सर के एक एक प्रेजेंटेशन में सर डाटा की बात करते हैं कि जो पहले 18 लाख ब्यूटी मार रहा था आज वो 60 लाख हो चुका है और आने वाले में ये बहुत बड़ा टर्नओवर होने वाला है। तो 100% हमारे पास गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक है। अब बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम कर रहा है। थैंक यू सो मच। जय आर सी एम। आइए राजपाल सर। बहुत ही शानदार सर, बहुत शानदार। आप आज ने जो पॉइंट बताया सबसे बड़ा पॉइंट, हमेशा बड़ा सोचना है, कभी भी कोई नेगेटिव विचार मन में आने नहीं देना, और डायमंड क्लब खुद करना है और टीम में डायमंड क्लब करने वाले साथियों की संख्या को बढ़ाना है और 30 सोल उड़ान का कोर्स भी ज्यादा से ज्यादा साथियों को कराना है। और आज से मैं बड़ा सोचने का संकल्प लेता हूँ सर, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचूंगा। बहुत बढ़िया। ये विजय सर, वेलकम।